फर्स्ट एमसीक्यू है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर सेट क्या होता है। हम एक सेट ए कंसिडर करते हैं, फर्ज करें इसके पास तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। अभी हम ए के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं बनाते हैं। आप जानते हो सबसे पहले कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो फाई जो है ये ए का भी सबसेट होगा। उसके बाद ए के जो सबसेट हैं जो एक एक एलिमेंट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, 1 सिंगल्टन 2 सिंगल्टन 3, ये हो गए। फिर दो दो एलिमेंट्स के सबसेट्स बना देते हैं 1 कॉमा 2, और फिर हो जाएगा आपके पास 1 कॉमा 3, फिर हो जाएगा 2 कॉमा 3, और आखिर में जो है ए। खुद भी आप जानते हो हर सेट अपना सबसेट भी होता है तो ए खुद आ जाएगा। अब ये टोटल 8 सबसेट्स बने हैं, ठीक है। तो इन सारे सबसेट्स को ये करली ब्रैकेट्स में क्लोज करने से ये जो सेट बनता है, दिस सेट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब एम्प्टी सेट की बात हो रही है। अगर आपके पास एक एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट को आप जानते हो खाली सेट होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका एम्प्टी सेट क्या हो, इसका पावर सेट क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हम बना लेते हैं। तो आप जानते हो कि हमने पढ़ा था कि हर सेट अपना सबसेट खुद होता है, तो ये फाई इसमें जरूर आ जाएगा। और दूसरा एक और रूल था कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो उस रूल के मुताबिक भी यही फाई शामिल होगा। इसके अलावा फाई के अंदर कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसका हम सबसेट यहाँ पे लिखें। तो मतलब ये जो पावर सेट है फाई का, उसमें सिर्फ एक ही सेट होता है, दैट इज फाई इटसेल्फ। और दूसरी बात, किसी भी सेट के अंदर किसी भी सेट के पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2 पावर n। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, चैप्टर 5 से आ जाता होता है, पास पेपर्स में भी आ चुका है। तो ये मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं एक एमसीक्यू कि सेट ए का जो पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, आप पहले काउंट करो ए के पास कितने एलिमेंट्स गिवन है, 3 एलिमेंट्स गिवन है। तो n की जगह आप 3 पुट कर दो, तो 2 पावर 3 को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 8 एलिमेंट्स। इफ सेट a is equal to n, set b is equal to set of integers, then a intersection b is what? यानी आपने नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की इंटरसेक्शन बतानी है। आप लोग जानते हो कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सिंस नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, देयरफॉर हम पढ़ चुके हैं कि सबसेट के केस में जब भी इंटरसेक्शन निकाली जाती है तो आंसर छोटे वाले सेट के इक्वल आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। यानी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं। तो अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आई, आपने इसको पहले से नहीं सीखा हुआ, तो आप इसकी वैल्यूज करके भी देख सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन से काउंटिंग नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसके साथ सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है, और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यानी यहाँ पे -2 -3 -1 0, फिर आगे पॉजिटिव नंबर्स शुरू हो जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। आप देखो दोनों के अंदर जब आप कंपेयर करोगे तो ये पोर्शन आपको कॉमन नजर आएगा। तो कॉमन ही पूछा था, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सेट्स n। If A is subset of B, if A is subset of B, then A minus B is equal to। जब भी आपके पास सबसेट होता है A B का, तो A डिफरेंस B करने से आंसर एम्प्टी सेट आता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं तो बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। कोई से अपनी पसंद का हम सेट ले लेते हैं A, और सेट B अब ऐसा हो जो A का सुपर सेट हो, यानी कि A के सारे मेंबर्स B के पास हो लेकिन B के पास कुछ एक्स्ट्रा हो। अब A माइनस बी, आपने A डिफरेंस B सीखा था चैप्टर 5 में, क्या इसकी डेफिनेशन होती है? A डिफरेंस B कैलकुलेट करने के लिए A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए सेट A से डिलीट करेंगे। एज अ रिजल्ट जो A के पास बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ हम इंक्लूड करेंगे। तो अब आप देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो यहाँ A माइनस बी के अंदर पहले नंबर पर A है, तो A में से 1 और 2 डिलीट करो, तो क्या बचा A के पास? कुछ भी नहीं बचा, जो भी था सब कुछ डिलीट हो गया। तो A माइनस बी इज एम्प्टी सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। डोमेन ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन इज व्हाट? ये बाइनरी रिलेशन है, इसकी डोमेन आपसे पूछी गई है। डोमेन
consists of all first elements from each ordered pair. इन तमाम ordered pairs का पहला member यहाँ लेके आओ 0 2 3 तो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखा जाता है, दो बार आपने नहीं लिखना। ये जो एलिमेंट्स यहाँ लेके आए इनको कॉमा के जरिए सेपरेट करो, फिर इनको करली ब्रैकेट्स में क्लोज करने से ये जो सेट बनता है, दिस रिजल्टिंग सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन R and is denoted by this। तो देखो 0 2 3 कौन से ऑप्शन में है? डेल्टा ऑप्शन में। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। The mean proportional of 2 and 128 is, हमें नहीं पता इनका मीन प्रोपोर्शनल कौन होगा, तो हम लेट कर देते हैं कि B is the mean proportional। यहाँ पे आप लिख सकते हो let B be the mean proportional। तो अगर जो है B मीन प्रोपोर्शनल है तो B को 2 and 128 के दरमियान में इंसर्ट करने से ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगा। अब यानी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन यानी फर्स्ट टू नंबर्स की रेशो लास्ट टू नंबर्स की रेशो के इक्वल होगी। तो अब आप लिख सकते हो यानी कि 2:B फॉर्म्स अ प्रोपोर्शन विद B:128। एक्सरसाइज 3.3 में ये टॉपिक्स आप लोगों ने कवर किए होंगे, तो बेटर है कि उसको रिवाइज कर लें अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज यानी B क्रॉस B इज B स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज यानी 2 क्रॉस 128। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 128 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है? तो ये 128 multiplied by 2 is equal to 256। After taking square root, you will get B equals plus minus 16। So alpha option is the correct option। The simplest form of 450 centimeters ratio 3 meters is what? आपने इन दोनों की रेशो निकालनी है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोग जानते हो रेशो जो होती है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, बट यानी सेम काइंड मतलब सेम यूनिट्स, बट अभी इनकी यूनिट एक जैसी नहीं है। तो पता चला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिलेशन से पहले फिलहाल आप कैंसिल नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर अनलाइक क्वांटिटीज, देयर यूनिट्स आर डिफरेंट। तो कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन से पहले यूनिट सेम बनाते हैं हम, तो या तो दोनों को मीटर्स में होना चाहिए या दोनों को सेंटीमीटर्स में होना चाहिए। तो हम दोनों को मीटर्स में ले जाते हैं। आप लोग जानते हो कि मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 450 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे। 450 100 पे डिवाइड होने के बाद मीटर्स में चला जाएगा। आगे रेशो 3 मीटर्स हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 4.5 रेशो 3। इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा? इसको फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा बीटा ऑप्शन, विच इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, अगर ये आपको थोड़ी सी मामूली सी डिफिकल्ट लग रही है, तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि हम सेंटीमीटर को मीटर में ना कन्वर्ट करें बल्कि हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 450 सेंटीमीटर तो रहेगा एज इट इज। तो आप जानते हो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 3 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब इसके बाद जो नंबर्स बनेंगे हमारे पास उनकी रेशो लिख लेते हैं क्योंकि इनकी यूनिट सेम हो चुकी है। तो 100s आर 300। अब इनमें कैंसिलेशन कर लो आप, तो क्या मिलेगा आपको? यहां से बनेगा, यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो देखें कि ये जो है 0 0 से कट जाएगा तो रिजल्टिंग हमारे पास रेशो बचेगी 45 रेशो 30। फिर मजीद कैंसिलेशन हम कर लेते हैं तो ये आप देखो 9 5s आर 45 हो जाएगा, सॉरी 5 9s आर 45 हो जाएगा, 5 9s आर 45 और 5 6 आर। तो फर्दर कैंसिलेशन करोगे तो 3 3s आर 9 और 3 2s आर 6। तो आई एम सॉरी, इसका जो है ये बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से करो आपको यही सेम रिजल्ट मिलेगा। आप सेंटीमीटर्स को मीटर्स में लेके जाओ या मीटर्स को सेंटीमीटर्स में लेके आओ, रिजल्ट विल बी द सेम। सो आई एम सॉरी, फर्स्ट टाइम मैंने ये गलत बोल दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन।
द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज व्हाट। यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स माइनस बी बाई ए। तो आप देखो जरा यहाँ पे b इज इक्वल टू नेगेटिव ए, ये थोड़ा सा जो है मिटा हुआ है यहाँ से, तो आप फार्मूले का नेगेटिव साइन लगाओ, फिर a लिखो माइनस ए यानी, और नीचे a प्लस बी। तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आंसर विल बी a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Each complex cube roots of unity is dash of each other। इसमें देखो इस एमसीक्यू में मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि याद रखना ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बात हो रही है ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की। देखो मैं बात करूंगा आपकी टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के मुताबिक, और मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है बेसिक, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक का है पेज नंबर 23 उसके मुताबिक ये बात कंफर्म है, वहां पे प्रूफ मेंशन्ड है, आप देख सकते हो प्रूफ को, कि ये जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। तो यहां से पता चला बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये खाली करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसका अल्फा ऑप्शन भी करेक्ट है। ये एमसीक्यू ऐसा है जिसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। रेसिप्रोकल वाली बात का जो प्रूफ है वो लिखा हुआ है पेज नंबर 24 के ऊपर। ठीक है, ये बात लिखी हुई है पेज नंबर 24 के ऊपर, और ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, मैथमेटिकली भी करेक्ट है और हर लिहाज से करेक्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एमसीक्यू में क्या प्रॉब्लम है, एमसीक्यू में ये होना चाहिए था एक ऑप्शन के बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन होना चाहिए था, और फिर इस ऑप्शन को आपने टिक करना चाहिए था। लेकिन इस एमसीक्यू में मेरे हिसाब से एक नंबर मिलना चाहिए, और ये पास पेपर है, शायद उसमें मिला भी हो, अभी मुझे कुछ याद नहीं है। बहरहाल ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स भी होते हैं, और एक और भी इनमें प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स भी होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर डिस्क्रिमिनेंट। नेगेटिव होने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट का साइन है उसमें नेगेटिव आएगा, तो मतलब आयोटा बनेगा, तो मतलब इमेजिनरी। द हार्मोनिक मीन ऑफ डेटा 4 and 5 इज व्हाट। जब भी आपको कुछ नंबर्स का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन स्टेप्स आप याद रखिएगा। अगर आप दो नंबर्स ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करना है। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन यू शुड ऐड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी का रेसिप्रोकल आपने उनको ऐड किया, एलसीएम लिया, उसके बाद इनका एलसीएम लेने से ये जो रिजल्ट आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करना है। यहाँ दो नंबर्स लिए ना हमने ए और बी, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर क्वेश्चन में तीन नंबर्स आ जाए ए बी सी, तो आपने डिवाइड बाय 3 करना है, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर 9 नंबर्स आ जाए तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर ये जो सारा इससे आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, फर्ज करो इसका आंसर आता है सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इसको एलसीएम लेने से डिवाइड करने से अगर फर्ज करो आंसर आता है सी बाई डी, आखिर में इस आंसर का भी रेसिप्रोकल आपने लेना है। तो ये जो आंसर आएगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन। ये फॉर्मूला और मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई, अब जरा इसको हम अपनी एग्जांपल पे फॉलो अप्लाई करते हैं। आपको 4 और 5 का चाहिए हार्मोनिक मीन, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल लो। 4 का रेसिप्रोकल आ गया 1/4, 5 का रेसिप्रोकल आ गया 1/5, इनको ऐड करो, एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9/20। अब ये जो 9/20 आया है, रिजल्ट आया है, उसको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 2 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे, तो लिख दो डिवाइडेड बाय 2। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे जाने से पहले। आप जानते हो कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जाता है, इस नंबर को हम 1/2 कर देते हैं। ये 9 1 जार 9 और 22 जार 40 आ गया। अब ये जो रिजल्ट आया है 2 को डिवाइड करने के बाद सी ओवर डी आ गया हमारे पास, तो मैंने कहा था आखिर में आपने फिर इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 40/9 जब इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 4.4442 मैनी फोर्स।
तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. If two circles of radii 8 and 4 centimeters touch internally, then the distance between their centers is equal to. जब भी दो सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरनली टच करते हैं. अगर छोटे सर्कल का रेडियस r हो और बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल R हो, तो इंटरनल टचिंग के केस में रेडियाई का डिफरेंस लिया जाता है. यहाँ इंटरनल गिवन है तो आप माइनस करोगे, तो बड़े नंबर में से आपने छोटा माइनस करना है ताकि रेडियस एक डिस्टेंस होता है जो पॉजिटिव आए. तो इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर डेल्टा ऑप्शन. और रिकॉल करवा दूं, यहां से एक और एमसीक्यू भी बनता है. एक्सटर्नल टचिंग के केस में आपके पास अगर बड़े का रेडियस r है, छोटे का स्मॉल r है, तो इस केस में r प्लस r होता है. द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर व्हाट. ये जरा डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं, ये एक सर्कल है, इसका कोई एक डायमीटर ले लो किसी भी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या ऑब्लिक. तो इस टेंजेंट के एंड पे ये जो टेंजेंट्स होते हैं ये डायरेक्शन वाइज पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो कोसेकेंट स्क्वायर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. ठीक है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा. तो कोसेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक हो गया. अब यहां से आप जरा गौर करो, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो ये बेसिकली फॉर्मूला है पैथागोरियन आइडेंटिटी, चैप्टर 7 में आपने पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो जब आप इस कॉट स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो ये बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1. तो डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा में ये नेगेटिव साइन है इधर, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इसका आंसर पॉजिटिव 1 आता है. According to figure, if measurement of angle 3 is equal to 75, यानी ये जो एंगल नंबर 3 है इसकी मेजरमेंट गिवन है 75 डिग्रीज, then measurement of angle 1 and angle 2 are respectively. इन दोनों एंगल्स 1 और 2 को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि इनकी क्या वैल्यू होगी. अब देखो ये चैप्टर नंबर 11 का एक एमसीक्यू है, इसका एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था. मैं जरा पहले आपको थ्योरम रिकॉल करवा देता हूँ, उससे जरा इस एमसीक्यू को सॉल्व करना थोड़ा सिंपल और आसान हो जाएगा. हम एक माइनर आर्क लेते हैं. ये जो आर्क है, फर्ज करो दिस आर्क इज अ माइनर आर्क. इसके एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करो, तो ये जो सेंट्रल एंगल बनेगा इसको हम एंगल 3 कह देते हैं फॉर एग्जांपल. फिर इसके ऊपर जो आर्क बन रही है ये वाली, इस डायरेक्शन में ये वाली आर्क, ये करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है. और थ्योरम में आपने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के ऊपर ये जो सर्कम एंगल बनता है, इसको अगर मैं एंगल नंबर फॉर एग्जांपल कह दूं 1 कह दूं, तो एंगल नंबर 1 यानी ये जो सर्कम एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल की निस्बत 2 टाइम्स छोटा होता है. आपने स्टेटमेंट ये प्रूव भी की थी कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सर्कम एंगल. मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1. ये आपने ऐसा प्रूव भी किया था. तो अब आप देखो एंगल 3 आपको कितना गिवन है? 75 डिग्रीज गिवन है. और ये 2 जो है इधर नीचे आके डिवाइड आप कर दो, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा आपके पास? एंगल 2 आ जाएगा 75 का हाफ. ठीक है, यानी ये 37.5 डिग्रीज आ जाएगा. इसका मतलब होता है 37.5 डिग्रीज. तो इसके बाद आप जानते हो कि वो दो सर्कम एंगल्स जो सेम सेगमेंट के अंदर होते हैं वो इक्वल होते हैं. अब ये एंगल सी और एंगल डी दोनों सेम सेगमेंट के अंदर है, दोनों मेजर सेगमेंट के अंदर है. आप देखो ये जो कॉर्ड ए बी है, इससे ऊपर वाला सर्कल का ये पोर्शन, ये जो है मेजर सेगमेंट है और ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट है. तो मेजर सेगमेंट के अंदर मौजूद दोनों सर्कम एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल सी हमने कैलकुलेट किया 37.5, तो एंगल डी भी 37 पॉइंट होगा विद द सेम रीजन एंड लॉजिक. तो अल्फा ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यू है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला होता है c बाई a। इस क्वेश्चन में अब आप देखो तो c की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में p आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1, तो p डिवाइडेड बाई 1 इज p। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।